हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ इनकम टैक्स एक्ट 1961 का पार्ट 6 इनकम फ्रॉम अदर सोर्स पीएसयू प्रिपरेशन है। ये यहाँ पे कुछ शॉर्ट नोट में आपको और एमसीक्यूज़ हैं उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वही लेकर आया हूँ मैं, और एक बार आप भी ज़रूर अपने से आधे घंटे में, आई थिंक आधे से 1 घंटे में इस चैप्टर को भी आप ख़त्म कर सकते हैं। तो एक बार ये वीडियोस देखने के बाद ज़रूर आप अपने स्टडी मटेरियल से पढ़ाई ज़रूर कर लें। अगर कुछ रह गया होगा तो आप वहाँ से एक कॉन्सेप्ट देख सकते हैं। बाकी जो मेन कॉन्सेप्ट है जहाँ से पीएसयू में अभी तक क्वेश्चंस आए हैं या आ सकते हैं वो मैंने यहाँ पे कवर किया हुआ है। तो आइए एक एक करके शुरू करते हैं। बाकी जो इनकम टैक्स, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंस से रिलेटेड चैप्टर्स मैंने कवर किए हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसे आप जाके वहाँ से देख सकते हैं और प्रिपेयर कर सकते हैं। पीएसयू एग्ज़ाम बहुत टफ होते हैं, कंपटीशन बहुत हो गया है। तो अगर आपको एग्ज़ाम्स निकालने हैं तो पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए और यूटिलाइज़ करिए इस खाली टाइम का। सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे टैक्स ऑन इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिसको मैं कवर करने वाला हूँ। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप कैजुअल इनकम। अदर सोर्स में कौन सी इनकम आती हैं? जो आपके इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम आपका पीजीबीपी, इन चारों में जो कवर नहीं होते हैं वो अदर सोर्स में कवर कर लिए जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं यहाँ पे देखते हैं। एक तो कैजुअल इनकम है, एट द रेट ऑफ 30% ऑफ सच विनिंग फर्दर इंक्रीज्ड बाय सर चार्ज इफ़ अप्लीकेबल एंड हेल्थ एंड एजुकेशन से। सो विनिंग ऑफ लॉटरी, ये सारी चीज़ें जो हैं आपने किया हुआ है तो उस पर आपका 30% प्लस आपका सरचार्ज लगता है यहाँ पे। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पे तो डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A इज़ नॉट अलाउेबल फ्रॉम सच इनकम। तो आपने लॉटरी से अगर कुछ इनकम अर्न किया हुआ है तो उस वाले इनकम को पे जो टैक्स लगेगा वहाँ पे कोई डिडक्शन चैप्टर 6A में जो मिलती हैं वो डिडक्शन नहीं मिलेंगी। नो एक्सपेंडिचर आर अलाउड कैन बी अलाउड फॉर सच इनकम। तो कोई भी आपको एक्सपेंडिचर का अलाउंस नहीं मिलने वाला। सेट ऑफ लॉसेस इज़ नॉट परमिसेबल अगेंस्ट सच इनकम। तो आपको सेट ऑफ भी नहीं कर सकते। एडजस्टमेंट ऑफ अनएग्जॉस्टेड बेसिस एग्जाम्प्टेड लिमिट इज़ आल्सो नॉट परमिटेड अगेंस्ट सच इनकम। तो ये सारे वो 4 पॉइंट्स हैं जो आपको ये कैजुअल इनकम जो होगा, विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस, लॉटरी टिकट्स, अदर सोर्स से अगर कोई आपने इनकम किया है इस वाले कैजुअल इनकम में जो मीनिंग में आता है, तो आपको कोई डिडक्शन, ये चारों डिडक्शन अलाउड नहीं होंगे। तो क्वेश्चन इसी पे आ जाता है कि अगर कैजुअल इनकम लॉटरी वाला है तो उसमें कौन कौन से एग्जाम्पशन नहीं मिलते या कौन सा एग्जाम्पशन इनमें से अलाउड नहीं किया जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन बन जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट की बात करें तो एग्रीगेट डिविडेंड रिसीव्ड बाय अ स्पेसिफाइड एसएससी रेजिडेंट इन इंडिया इन एक्सेस ऑफ ₹10 लाख। रुपीज़ का साइन आगे पीछे लग गया है। सो ₹10 लाख एट द रेट ऑफ 10% ऑफ डिविडेंड इन एक्सेस ऑफ ₹10 लाख। यानी अगर डिविडेंड आपका रिसीव्ड हो रहा है डोमेस्टिक कंपनी से, एक्सेस होता है 10 लाख से, तो 10% फर्दर इंक्रीज बाय सरचार्ज इफ़ अप्लीकेबल एंड हेल्थ एंड एजुकेशन 4%। सो 10 लाख के ऊपर जाता है तो जो उसका सपोज 12 या 13 लाख का इनकम है तो 3 लाख पे आपका 10% प्लस एजुकेशन से आपका अप्लीकेबल हो जाएगा। नो डिडक्शन इज अलाउेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्सपेंडिचर और अलाउंस अगेंस्ट सच इनकम। तो इस वाले इनकम पे कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। सेट ऑफ लॉसेस इज़ नॉट परमिसेबल अगेंस्ट सच इनकम। तो ये जो इनकम होते हैं इसमें आपका आगे वाले मैंने कॉन्सेप्ट एक बार और नोट में लिखा हुआ है तो उसमें सेक्शन भी बता दूंगा। 115 BB एक समथिंग सेक्शन है तो उसको भी आपको ध्यान रखना है, सेक्शन नंबर। फिर नेक्स्ट यहाँ पे बात करें अनएक्सप्लेन्ड कैश क्रेडिट, जो मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट में भी बताया था वही चीज़ यहाँ पे भी है। इन्वेस्टमेंट मनी, बुलियन, ज्वेलरी एक्सेट्रा, एक्सपेंडिचर एक्सेट्रा, रिफर टू सेक्शन 68 टू सेक्शन 69 68 69 टू 69D। इसमें जो कवर होते हैं इनकम, उस पर जो आपका रेट लगता है एट द रेट ऑफ 60% ऑफ सच इनकम प्लस सरचार्ज एट द रेट 25% ऑफ टैक्स। इफेक्टिव रेट ऑफ सच, यहाँ पे जो इफेक्टिव रेट आ जाता है आपका 78% आ जाता है, इंक्लूडिंग हेल्थ सेस एट 4%। यहाँ पे स्पेसिफाइड लिमिट है कुछ जहाँ से आपका सरचार्ज लग जाएगा। नो डिडक्शन इज़ अलाउबल। मेन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि 60% प्लस एजुकेशन सेस लगता है। अगर यहाँ पे पूछा जाता है कि अनएक्सप्लेन इनकम पे सरचार्ज कितना है तो 25% है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नो डिडक्शन इज़ अलाउबल इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्सपेंडिचर और अलाउंस अगेंस्ट सच इनकम। सेट ऑफ लॉसेस इज़ नॉट परमिसेबल अगेंस्ट सच इनकम। तो अभी जो तीनों मैंने बताया वहाँ पे ये दोनों पॉइंट ही हैं जहाँ पे कोई एक्सपेंडिचर अलाउड नहीं किया जाता है। सेट ऑफ लॉसेस जो होगा आपका वो भी सेट ऑफ नहीं किया जाता है।
नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करें स्पेसिफाइड इनकम, ये वाला पॉइंट है 115 BBDA जो ऊपर मैंने बताया है उसी का ये चीज़ है। सर्टेन डिविडेंड्स रिसीव्ड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी, तो यहाँ पे अगर 10 लाख रुपीज़ से ज़्यादा होती है तो स्पेसिफाइड SEC कुछ होते हैं जिनको 10% के 4 रेट से टैक्स देना होता है। अब यहाँ पे बात करें वो स्पेसिफाइड SEC कौन से हैं, तो ये हैं डोमेस्टिक कंपनी, अ ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन, फंड और इंस्टीट्यूशन और ट्रस्ट और एनी यूनिवर्सिटी और अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और एनी हॉस्पिटल और अदर मेडिकल इंस्टीट्यूशन। तो ये वो स्पेसिफाइड SEC हैं जिनका यहाँ पे जिक्र किया गया है। तो ये आप याद रखेंगे, स्पेसिफाइड SEC की मीनिंग में पूछ सकता है। तो ये 3 चीज़ें हैं, डोमेस्टिक कंपनी, ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन, फंड ऑफ फ्रॉम ट्रस्ट, यूनिवर्सिटी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और हॉस्पिटल और मेडिकल इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें डिविडेंड की, तो ये एक फ्लो चार्ट है जिसके माध्यम से हम समझेंगे। इट इज़ रिसीव्ड फ्रॉम अ डोमेस्टिक कंपनी इफ़ डिविडेंड received from a domestic company, if no other than domestic company fully taxable, if yes then 2 case, in case of actual dividend or in case of dividend deemed dividend। in case यहाँ पे पहले बात कर लेते हैं, in case of actual dividend does the aggregate dividend exceed rupees 10 lakhs during previous year, if yes then 10 lakhs exempted and remaining amount taxable under section 115 BBDA जो ऊपर मैंने बताया at the rate of 10% प्लस आपका एजुकेशन सेस। if the amount 10 rupees 10 lakh is not exceeding, does not exceeding here no फुल्ली एग्जाम्प्टेड अंडर सेक्शन 1034। सो 10 लाख से ऊपर का इनकम हो जाता है तो जितना इनकम 10 लाख से ज़्यादा है वो 10% के रेट से चार्ज हो जाएगा टैक्स, और अगर नहीं है तो फुल्ली एग्जाम्प्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं डीम्ड डिविडेंड की, तो डीम्ड डिविडेंड अंडर सेक्शन 222A to D और डीम्ड डिविडेंड अंडर सेक्शन 222E फुल्ली टैक्सेबल अंडर सेक्शन 30। ये जो 22 है आई थिंक ये फ़ॉरेन से किसी कंपनी पे डिविडेंड मिलता है उसकी बात हो रही होगी। और यहाँ पे ये जो है सेम फिर केस हो जाता है। अगर इस वाले केस में आपका डिविडेंड मिलता है तो आपका अगर 10 लाख है तो यस है तो 10 लाख एग्जाम्प्ट हो जाएगा, उसके ऊपर आपका यहाँ पे चार्ज हो जाएगा टैक्स, अदरवाइज़ नो वाला केस आ जाएगा। तो काफ़ी यहाँ पे आपको समझ में होगा, समरी देख सकते हैं आप। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें टैक्सेबिलिटी ऑफ गिफ्ट की, तो सम ऑफ मनी द होल अमाउंट इफ़ द सेम एक्सीड रुपीज़ 50,000, सो 50,000 या उससे कम है तो आपका एग्जाम्प्ट हो जाएगा गिफ्ट के केस में। अगर उससे ज़्यादा है तो फुल अमाउंट आपका टैक्सेबल हो जाएगा। यहाँ पे ये नहीं कि आपका 60,000 का गिफ्ट अमाउंट है तो आपको 50,000 माइनस करके 10,000 पे टैक्स लगेगा, नहीं 60,000 पे टोटल पे लगेगा। देन यहाँ पे दो केस और बात करें, इमूवेबल प्रॉपर्टी और मूवेबल प्रॉपर्टी। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में क्या होता है, विदाउट कंसिडरेशन और इनएडिक्वेट कंसिडरेशन द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एक्सीड रुपीज़ 50,000, अगर आपका कंसिडरेशन होता है तो फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन द डिफरेंस बिटवीन द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एंड कंसिडरेशन इज़ मोर देन द हायर ऑफ। इन दो केस में क्या हायर होगा, 50,000 एंड 5% ऑफ कंसिडरेशन, तो जो हायर हो जाएगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। अमाउंट विदाउट कंसिडरेशन अगर आप मूवेबल प्रॉपर्टी है तो द एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इफ़ it is exceed rupees 50,000 and adequate consideration में भी the difference between the aggregate fair market value and consideration if the exceeds rupees 50,000, तो 50,000 से ज़्यादा exceed कर जाता है तो यहाँ पे भी सेम आप देख सकते हैं। बहुत इसको आप पढ़ के समझ सकते हैं सारी चीज़ें, यहाँ पे फ्लो चार्ट के माध्यम से मैंने इसको बेसिक्स रख दिया है। तो मूवेबल प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात की गई है। अब नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 56(2) किस पे एप्लीकेबल नहीं होता, यहाँ पे 4-5 पॉइंट मैंने रखा है, उसको आप देख सकते हैं। फ्रॉम एनी रिलेटिव्स on the occasion of the marriage of the individual under a will or by way of inherent in contemplation of death of the payer or donor as the case may be from any local authority। और ये सारे कुछ केसेस हैं और भी हैं, आप बुक्स जब ओपन करेंगे तो आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद बात करें इनकम इन द नेचर ऑफ फैमिली पेंशन, सो इससे काफ़ी पीएसओ में क्वेश्चन आ चुका है तो इसको ध्यान रखिएगा आप। ये यहाँ पे जो मैंने ये लिखा हुआ ना एक तरीके से फॉर्मूला या केस यही बस पूछा जाता है ज़्यादातर। तो 33.33% ऑफ सच इनकम और 15,000 रुपीज़ 15,000 विच एवर इज़ लोअर इज़ अलाउएबल। सो इन दोनों केस में से जो भी लोअर होगा, सपोज 16,000 हो जाता है तो आपका 15,000 अलाउ होगा और
12,000 या 13,000 है तो विच एवर इज़ लोअर, तो 12,000 या 13,000 जो केस होगा वही यहाँ पे आपको अलाउड किया जाएगा। उसके बाद बात करें MCQs की, तो कुछ MCQs हैं जिसके आइए डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। इनकम फ्रॉम लेटिंग ऑफ मशीनरी प्लांट एंड फर्नीचर इज़, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा चार्जेबल अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स ओनली इफ़ नॉट चार्जेबल अंडर द हेड ऑफ प्रॉफिट गेन एंड बिजनेस। अगर PGBP में चार्ज नहीं किया गया तो इसको हम यहाँ पे चार्ज कर लेंगे। तो इस तरीके से MCQs के क्वेश्चन आ जाते हैं। इन रिस्पेक्ट ऑफ विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉस वर्ड पजल और रेस इंक्लूडिंग हॉर्स रेस और कार्ड गेम एक्सेट्रा। तो यहाँ पे देखिए जैसा कि ऊपर हमने डिस्कस किया था, नो डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A इज़ अलाउड एंड बेसिक इनकम लिमिट कांट बी एग्जॉस्टेड। तो इसका ये करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे बहुत सारा बोथ डिडक्शन एंड चैप्टर ये सारे लिख के, लेकिन आपको जो एक्चुअल है वो चीज़ें ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो द डिडक्शन अलाउबल इन रिस्पेक्ट ऑफ फैमिली पेंशन टैक्सेबल अंडर द इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो इसमें से कौन सा करेक्ट है, इस तरीके से ऑप्शन होंगे आपके पास 33.33 और 33/13 ऑफ द पेंशन और 15,000 विच एवर इज़ लोअर। इस केस में आपको कुछ पेंशन भी दे देगा और आपको सॉल्व करके बताएगा कितना यहाँ पे उसको टैक्सेबल होगा। तो वो आप 33.33 निकाल लेंगे एंड 50,000 विच एवर इज़ लोअर करके कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट बात करें, मिस्टर कश्यप हैज़ एक्वायर्ड अ बिल्डिंग फ्रॉम हिज फ्रेंड ऑन 10th October 2019 for rupees 15 lakh. The stamp duty value of the building on the date of purchase is 15,70,000. Income chargeable to tax in the hands of Mr. Kashyap is nil. यहाँ पे जो आपको बताया गया है उसके ऊपर के जो मैंने प्रॉब्लम बताया उसके हिसाब से यहाँ पे नील बताया गया है। एक बार आप देख लेंगे, आई थिंक नील ही होगा। और मे बी Ganesh received rupees 60,000 from his friend on an occasion of his birthday. So entire amount of 60,000 is taxable because it's crossing the limit of rupees 50,000. Mr. X age 61 year received dividend of rupees 12,000 from a domestic company in previous year 1920. Tax chargeable under the section 115 BBDA at the rate of 10%। जैसा कि बताया गया था कि अगर 10 लाख रुपये से जितना भी ज़्यादा होगा तो वहाँ पे आपका वो जितना भी ज़्यादा होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। सो यहाँ पे रुपीज़ 2 लाख जो है वो चार्जेबल हो जाएगा। सो फ्रेंड्स ये सारे कुछ MCQs थे आपके आइडिया के लिए। तो इस तरीके से ही MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किसी भी PSU एग्ज़ाम से पूछे जाते हैं। और जो भी मैं करा रहा हूँ ये सारे, चाहे आप जूनियर असिस्टेंट पे अप्लाई किया हो, अपने अकाउंट ऑफिसर के लिए किया हो, या किसी डिप्टी मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, किसी भी पोस्ट के लिए आप फाइनेंस अकाउंट्स में अप्लाई कर रहे हैं, वो सारे में ही ये अप्लीकेबल होते हैं कोर्स। तो आप सबको पढ़ना पड़ेगा। सो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो। सो थैंक यू फ्रेंड्स। लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहाँ पे भी आप शेयर कर सकते हैं, लिंक्डइन पे शेयर करें। और बेल यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन पे ज़रूर क्लिक करें। अगर आपको सारे नोटिफिकेशन चाहिए जैसे प्रिपरेशन टिप्स, जॉब अपडेट्स और सिलेबस और प्रीवियस ईयर पेपर, तो ऑल नोटिफिकेशन पे ज़रूर क्लिक करें। एंड थैंक यू वंस अगेन।